बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ जॉन डन की एक इम्पॉर्टेंट पोइम द सन राइजिंग को डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको इसकी समरी और इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपके साथ मैं लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करूंगा। तकरीबन ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल ये मटेरियल है एंड दिस मटेरियल विल prove to be very useful in the preparation of your examination। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स द सन राइजिंग पोएम जो है इसको जॉन डन ने लिखा था और इसके स्पेलिंग ये भी हैं द सन राइजिंग। उस ज़माने में द सन राइजिंग के स्पेलिंग जॉन डन के दौर में इस सन के स्पेलिंग ये यूज़ किए गए हैं। दैट्स हम इसको ऐसे भी लिखेंगे और साथ ही वजाहत के लिए मैंने बता दिया। स्टूडेंट ये जो पहला पैसेज है, ये वाला पैसेज, ये जो पहला पैसेज है, ये पैसेज जो है स्टूडेंट्स इसका तारुफ है इसके मतलब इस पोएम से मतलब, और फिर बाकी इसकी डिटेल जो है वो आगे चल के आएगी। द पोएम सनराइजिंग, द सनराइजिंग कह लें, द सनराइजिंग कह लें। द पोएम सनराइजिंग बाय जॉन डन इट वाज पब्लिश्ड इन 1663 इन जॉन डन्स कलेक्शन। और जॉन डन का जो मजमूआ कलाम था, उनका जो नज़मों का, उनकी जो पोएम्स का और उसके जो सोनेट्स का जो एक कलेक्शन थी जिसका नाम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है। और मज़े की बात यह है कि आपको जितने भी मैंने 4 5 6 वीडियोस जॉन डन की डिफरेंट पोएम्स की या उनके सॉन्ग्स की मैंने डिस्कस की हैं, वो सारे के सारे सॉन्ग्स जॉन डन की वफ़ात के 2 साल बाद ही यानी 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नामी कलेक्शन में शामिल किए गए थे। याद रहे स्टूडेंट्स के जॉन डन जो है वो 1631 में उनकी वफ़ात हुई थी। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड 2 years आफ्टर जॉन डन्स डेथ। दिस पोएम कंटेन्स 3 स्टैंजास। इस नज़्म के अंदर 3 स्टैंजास हैं एंड ईच स्टैंजा कंटेन्स 10 लाइन्स। और हर स्टैंजा की 10-10 लाइनें हैं। यूँ ये 30 लाइन्स पर मुश्तमिल एक तवील नज़्म है जिसका क्रिटिकल एनालिसिस और समरी टाइप मटेरियल जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जहाँ ज़रूरी होगा मैं स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके अंदर जो यूज़ किए गए रेफरेंसेस हैं और मेटाफिजिकल सेंस में इस्तेमाल किए गए जो एल्यूजन्स हैं और कंपैरिजन्स हैं, कंसीट्स हैं, वो भी मैं इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए ये वीडियो आज की बहुत शानदार साबित होगी। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर इसको देखते हैं। राइमिंग स्कीम इसकी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए लिख दी है और राइमिंग स्कीम क्या होती है आपको मैं बता चुका हूँ। आप समझते हैं इस चीज़ को, इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम डायरेक्ट इसकी समरी पे और इसके जो इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर हम उसके ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स जो है ये द सॉन्ग द सन राइजिंग इज सुपर्ब एग्जाम्पल, एक शानदार मिसाल है ऑफ जॉन डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री की। स्टूडेंट्स बारहा आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे और ये एक दौर था, इस दौर में मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको लिखा गया, उसमें जॉन डन जो है वो लीडिंग मेटाफिजिकल पोइट है। जॉन डन हैज़ मेड वेरी इंप्रेसिव यूज़, जॉन डन ने बहुत ही मुतासर कुन और बड़ा इंप्रेसिव किस्म का इस्तेमाल किया कंसीट्स का। ये कंसीट्स पे स्टूडेंट्स मैं लेक्चर पीछे दे चुका हूँ आपको। कंसीट क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफिंग भी आपको दे देता हूँ ताकि वो लोग जो नए शामिल हुए हैं वो भी हमारे साथ इसको अंडरस्टैंड कर सके। कंसीट जो है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, एक लंबा यानी एक वसत के साथ डिस्कस किया गया मेटाफर। मेटाफर आप जानते हैं इस्तियारा कहते हैं, तशबीह की एक शक्ल होती है। लेकिन यहाँ पे जॉन डन ने तीनों यानी इस द सन को तीनों स्टैंजास के अंदर जो है एक तवील बातें इसका जोड़ी हैं। इसको मेटाफर जो है इस्तेमाल तो किया ऐसे बतौर मेटाफर द सन को, लेकिन एक्सटेंडेड हालत में यानी उससे रिलेटेड बातें, उसमें से मज़ीद बातें जो है वो मज़ीद जो है जॉन डन जो है बारहा निकालते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आपको पता है कि कंसीड्स के अंदर ना द हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को ज़बरदस्ती यानी बाय वायलेंस जो है ज़बरदस्ती जो है वो उसको जोड़ा जाता है, किसी चीज़ के साथ मंसूब किया जाता है या उससे कोई बात निकाली जाती है। तो दैट्स वाई कंसीड की डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको यहाँ पे नहीं बताई टोटल की टोटल, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इसकी ब्रीफिंग दी है कि ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है और एक कंसीड के अंदर जो है दो हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को आपस में ज़बरदस्ती जो है वो जोड़ा जाता है, मुख्तलिफ ख्यालात को, इमेजेस को किसी गिवन सिचुएशन के साथ जो है वो साथ अटैच करने की कोशिश की जाती है, इसको कंसीट कहते हैं। द सन इसमें इस्तेमाल किया गया है इस पोएम के अंदर। जॉन डन हैज़ द टेक्निक हैव यूज्ड, सॉरी यहाँ पे यूज्ड लफ्ज़ मिस हो गया स्टूडेंट्स, ये नोट्स जब आप इसके बनाएंगे तो आपने यहाँ पे यूज्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जॉन डन हैज़ यूज्ड द टेक्निक ऑफ पर्सनिफिकेशन, और ये लिटरेचर के टर्म है पर्सनिफिकेशन, और जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर बारहा
हम ये देखते हैं ये लिटरेरी डिवाइस जो है यानी जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं वो इस्तेमाल की। वैसे तो तमाम शोरा यानी जितने भी पोइट्स हैं वो सारे के सारे ही पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेजान को जानदार बनाकर पेश करना, ये मैंने उर्दू ज़बान में आपके लिए थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए लिख भी दिया है। ही एड्रेसेस द सन, वो सूरज से मुखातब हो रहा है। यहाँ पे देखें सूरज तो बेजान चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब हम सूरज को ऐसे डिस्कस करता है पोएट, ऐसे उसके साथ मुखातब होता है जैसे वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ रखता हो, सुन सकता हो, बात को समझ सकता हो। तो इस सेंस में हम कहेंगे द सन जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है, इसको पर्सोनिफिकेशन के तहत इस्तेमाल किया गया है। द सन एज एफ द सन इज़ अ लिविंग बींग, जैसे शायर उससे ऐसे मुखातब होता है जैसे वो लिविंग बींग हो, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और जिसमें इंसानी सिफात मौजूद हो। जॉन डन इज लाइंग इन हिज बेड, और जॉन डे के नज़म का जो सेटिंग का ज़रा वो समझ लें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जॉन डन जो वो लेटा हुआ है अपने बेडरूम में। जॉन डन इज लाइंग इन हिज बेडरूम, जॉन डन अपने बेडरूम में लेटा हुआ है विद हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा के साथ। ही डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब बाय एनीबॉडी, लिहाजा वो किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसे कोई डिस्टर्ब करे। ही फील्स डिस्टर्बेंस, लिहाजा वो डिस्टर्बेंस महसूस करता है, गड़बड़ी महसूस करता है, खलल महसूस करता है। किस तरह डिस्टर्बेंस महसूस करता है? व्हेन द रेज ऑफ द सन, जब सूरज की किरणें जो हैं पेनिट्रेट थ्रू द कर्टन्स एंड विंडोज ऑफ हिज बेडरूम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज को इस पूरी नज़म के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा तज़हीक का और निशाना तनकीद का सामना बनाया है। यहाँ पे उसने सूरज को इस तरह ताक झांक का जो उसका अमल है, हालांकि सूरज तो अपनी एक नेचुरल अंदाज से अपनी किरणें बखेरता है, चाहे वो पर्दों से गुजरें चाहे वो विंडो से गुजरें, लेकिन शायर ने इसको मेटाफिजिकल टच देने के लिए उसे ये कहा है कि तुम जो है हमारी विंडो से अपनी किरणें जो पेनिट्रेट करते हो, वहाँ से गुजारते हो, और यूँ बेडरूम के पर्दों से और विंडो से तुम हमारी जो या अपनी जो किरणें हैं फेंक कर हमें डिस्टर्ब करते हो, हमारे लव मेकिंग के प्रोसेस में तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, खलल डालते हो। ही स्टार्ट्स एडमॉनिशिंग द सन, वो सूरज को डांटना शुरू कर देता है। एंड कॉल्स द सन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ये हमारे इस पोएम की पहली लाइन है, और उसमें शायर ने उसको बिजी भी कहा है, ओल्ड भी कहा है, फूल भी कहा है, अनरूली भी कहा है। चार उसके लिए मुख्तलिफ टाइटल इस्तेमाल किए जॉन डन ने इस सूरज के लिए। यानी उसको फसादी बुड्ढा कहा है, यानी जो बिजी मीन्स के जो इस तरह की शरारतें करने में मसरूफ़ रहता हो, जिसकी आदत बन चुकी हो, बिजी रहता हो। ओल्ड भी कहा है और फूल भी कहा है, यानी हमने यहाँ पे उर्दू में इसके लिए लिखा है फसादी बुड्ढा और उधमबाज। अनरूली होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, जो उधम मचाता है, जो परेशान करता है, जो किसी के काबू नहीं आता, जो किसी की मानता नहीं है, इसलिए उसको अनरूली सन कह दिया है। ही आस्क द सन, और सन को वो सूरज को कहता है एज टू वाई ही डिस्टर्ब्स हिम, वो उसे क्यों परेशान करता है। एंड इज बिलव्ड, उसकी महबूबा को बाय थ्रोइंग इट्स रेज, उसकी किरणें जो हैं वो खिड़कियों और पर्दों से कमरे में जो वो पेनिट्रेट करता है, बिखेरता है, भेजता है। स्टूडेंट याद रखें कि ये नज़म जो है जॉन डन ने अपनी महबूबा के साथ यानी यूं शो करवाया है, यानी शायर और उसकी महबूबा बेडरूम में अपने बेड पे लेटे हैं और वो मुखातब सूरज से हो रहा है। और यहाँ पे याद रहे कि उसकी महबूबा उसके साथ ही मौजूद है, लेकिन वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर मौजूद होगी। वो इस नज़म में सूरज के साथ किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। और दिस स्कॉल्डिंग, और ये जो डांटने का अमल है, एंड इंटरोगेशन, और ये जो इस तरह वो सूरज से सवाल करने लगा है, जो तफ्तीश कर रहा है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देन ये आसगसन पे वो सूरज से पूछता है, क्या सवाल करता है कि इफ़ द एक्टिविटीज़ ऑफ द लवर्स, के क्या तुम ये समझते हो कि मोहब्बत करने वालों की जो सरगर्मियाँ हैं, यानी आशिकों की जो सरगर्मियाँ हैं, डिपेंड ऑन इट्स मूवमेंट, वो सूरज क्यों इस बात को कहता है, इसी समझ बैठा है कि वो उसकी हरकतों सकनात की ताबे हैं। यानी शायर ये समझता है, शायर उसको बताना चाहता है कि भाई हम मोहब्बत करने वाले यानी जो आशिक लोग हैं वो तेरे निकलने पे अपनी लव मेकिंग ख़त्म नहीं कर सकते। यानी आप ये पैगाम ना दो कि आपके निकलने पे हम लव मेकिंग का प्रोसेस जो है उसको ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि वो सूरज को बराबर कराता है, वो कन्फर्म करता है, उसको बताता है, कन्फर्म करके बताता है द सन दैट देयर लव मेकिंग प्रोसेस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू, कि उनका जो लव मेकिंग प्रोसेस है वो सब्जेक्ट नहीं है, ताबे नहीं है, मतहत नहीं है इट्स टाइम टेबल, सूरज के टाइम टेबल के मुताबिक। और देयर लव इज़ नॉट बाउंड टू इट्स अपेरेंस, और ये कि उनका लव जब बाउंड नहीं है उसके नमूदार होने से या उसके गुरूब होने से, यानी उसके तलू और गुरूब पे उनका जो लव मेकिंग का जो प्रोसेस है वो डिपेंड नहीं करता, उसका वो ताबे नहीं है, उसके बाउंड नहीं है। और फिर करता है दैन लवर सजेशन, और फिर आशिक जो है जो कि एक लवर की शक्ल में सारी बात मौजूद है, यानी हमारा जो पोइट है, लवर भी कह सकते हैं, पोइट कह सकते हैं हम इसे। दैन द लवर
गिव्स 4 सजेशन, फिर वो उस सूरज को 4 मशवरे देता है कि तुम वो काम जाके करो, हमें ना डिस्टर्ब करो। वो 4 बातें वो क्या कहता है, ही सजेस्ट द सन, वो सूरज को सजेस्ट करता है टू एडमॉनिश, ये डांटने के कहता है कि जाके वो डांटे, टू एडमॉनिश, किनको जाके डांटे, टू एडमॉनिश। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टू एडमॉनिश द लेट स्कूल बॉयज़, कि वो जो लेट स्कूल बॉयज़ है उनको जाके डांटे, यानी जिन्हें स्कूल से देर हो रही होती है, बच्चों को डांटने के लिए तुम अपने पेरेंट्स जो है वो इसको इस्तेमाल करो और उनको जाके डांटो। या फिर बैड टेम्पर्ड, वो जो बिगड़े हुए वर्कर्स हैं, कारीगर लोग हैं, प्रीटेंसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है टेक्स्ट में, तो प्रेटेंस का माना तो कारीगर होता है। तो यहाँ पे कहता है कि वो जो बैड टेम्पर्ड बिगड़े हुए वर्कर्स हैं उनको जाके कहो वो सही काम करें या सीखें जाकर, या स्टूडेंट्स को कहें कि वो अपनी तालीम का जो है वो अमल जो है वो स्कूलों में जाके शुरू करें। ही आल्सो सजेस्ट सन, वो सूरज को ये भी सजेस्ट करता है टू इन्फॉर्म द रॉयल हंटर्स, कि वो शाही जो शिकारी हैं उनको जाके जो है वो इतला करे अबाउट द किंग्स राइडिंग फॉर हंटिंग, के आज बादशाह ने शिकार करने के लिए निकलना है, जल्दी निकलना है। ये मालूमात कहता है कि तुम उनको जाके दो, उनको डिस्टर्ब करो, उनको जाके जो है वो तुम मुखातब हो हमसे, यानी हम जो यहाँ लेटे हैं दोनों आशिक और जो माशूक, यानी मोहब्बत और आशिक और जो महबूबा लेटे हैं, उनको डिस्टर्ब करने क्यों चले आते हो। दैन सजेस्ट द सन, फिर वो सूरज को तजवीज़ देता है तो गो कि वो जाए एंड रिमाइंड द कंट्री, ये कंट्री आर्ट्स है, ये गांव की चींटियाँ भी हैं, हम इन्हें गांव की चींटियाँ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और कई जगह पे कई जो तशरीह करने वाले जो हमारे साथी जो लेक्चरर साहिबान हैं वो इसको ये भी कहते हैं कि इससे मुराद शायद फार्मर्स हैं, कि शायद किसान लोग जो हैं, टू कंप्लीट द वर्क ऑफ स्टोरिंग कॉर्न, कि वो जाके अपना जो अनाज ज़ख़ीरा करने का काम है उसको मुकम्मल करें। यानी एक तो वो ये सूरज को तजवीज़ देता है। द लवर क्लेम्स, और फिर आशिक जो है वो ये दावा कर देता है एंड पे, पहले स्टैंजे के अख्ताम पे, दैट लव इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई द चेंज ऑफ द सीजन। लव इज़ नॉट, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक है माजरत के साथ, यहाँ पे नॉट इस्तेमाल होना है। लव इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, यानी लव जो है वो मुतासर नहीं होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है बाय द चेंज ऑफ सीजन्स, मौसमों की तब्दीली से, क्लाइमेट्स आबोहवा की तब्दीली से, मंथ्स की तब्दीली से, डेज़ की तब्दीली से, एंड आवर्स और घड़ियों या घंटों की तब्दीली से ये मुतासर नहीं होता लव मेकिंग का प्रोसेस। यानी लव मेकिंग का प्रोसेस इन घड़ियों पे, इन लम्हों पे, या इन घंटों पे, इन दिनों पे, महीनों पे या क्लाइमेट्स पे डिपेंड नहीं करता। और कहता है ये तो सिर्फ जो है वक्त के टुकड़े हैं, यानी दीज आर जस्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन ख़त्म होता है, और इसमें मैंने उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर दिया और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो तशरीह बनती है, एक्सप्लेनेशन, वो भी आपके साथ डिस्कस कर दी है, और साथ ही साथ जो है वो पहले स्टैंडर्ड की समरी भी आपको प्रोवाइड हो गई है। इसका सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, द पोएट आस्क द सन, सूरज जो शायर जो है वो सूरज को कहता है। अब यहाँ पर लवर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पोएट जो है वो लवर बन के ही बात कर रहा है। द पोएट आस्क द सन, शायर जो है वो सूरज से पूछता है, इफ़ इट्स कंसिडर इट्स रेज, कि क्या वो अपनी किरणों को समझता है सो सैक्रेड, इतनी मुकद्दस, एंड पावरफुल, और इतनी ताकतवर समझता है। ही प्रेवर्स द सन, और कहता है वो सूरज को मना करता है कि वो ऐसा ना सोचे, बल्कि ऐसे शोखियाँ ना मारे, यानी अपने सूरज को मुकद्दस ना गर्दाने, ना समझे और पावरफुल ना समझे, बल्कि वो सूरज को मना करता है, प्रीमिट करता है, रोकता है। ही प्रेमेंट द सन नॉट टू बोस्ट ऑफ इट्स ब्रिलियंस, कि वो अपनी चमक दमक के ऊपर शोखी ना मारे, उसकी बोस्टिंग ना करे, उसके ऊपर फ़ख्र ना करे। क्यों ना करे, इसकी रीज़न वो बताता है, बिकॉज द लवर कैन एक्सटिंग्विश, और कहता है कि आशा कहता है कि वो तो खुद जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल और किस्म की जो है वो रेस रखता है, अपनी आंखों में चमक रखता है, और वो चमक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसको एक्सटिंग्विश कर सकती है, उसको बुझा सकती है। किसको बुझा सकती है? उसकी चमक दमक को, उसको ग्रहण लगा सकती है ऑफ द सन, सूरज की, बाय विंकिंग एट इट, सिर्फ एक बार। लवर कहता है कि अगर मैं एक बार जो है आंख बंद करके, यानी आंख मारने वाले अंदाज में आंख झपक कर तुम्हारी तरफ देख लूँ ना, तो मैं तुम्हारी ये जो जितनी जो ब्रिलियंस है, तुम्हारी जो चौंका चौंकी है, तुम्हारी जो चमक धमक है, जो तुम्हारी जो ब्रिलियंस है, उसको मैं क्या कर दूंगा? ग्रहण लगा दूंगा, बुझा दूंगा। लेकिन शायद कहता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसकी वजह यह है, शायर ये समझता है कि क्योंकि वो अपने महबूबा को मुसलसल ही देखना चाहता है, यानी वो बेडरूम में लेटी अपने महबूबा के साथ लेटा है, वो उससे एक आंख के झपकने में कितना को वक्त लगता है। कहता है कि इतनी शॉर्ट टाइम के लिए भी वो नज़रें जो है वो ओझल नहीं कर सकता, वो नज़रें हटा नहीं सकता अपने महबूबा के चेहरे से। इसलिए कहता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता। अगर वो ऐसा कर दे
तो उसकी जो सारी जो ब्रिलियंस है उसको वो ख़त्म कर देगा। बट ही इज़ हेजिटेंट, लेकिन वो हिचकिचाता है टू डू सो, ऐसा करने से, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू मिस हिज बिलव्ड्स ब्यूटी, क्योंकि वो अपने महबूबा के हुस्न को मिस नहीं करना चाहता, इवन फॉर सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतने मामूली से वक्त के लिए भी। देन द लवर क्लेम्स, फिर आशिक जो है वो दावा करता है, दैट इज़ बिलव्ड दैट्स, कि उसकी महबूबा की आंखें, और कहता है और तो और मेरी आंखें तो मेरी आंखें हैं, मेरी महबूबा की आंखें जो है वो मुझसे भी ज़्यादा क्या है, ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा जो है वो क्या है, इफेक्टिव हैं। किस सेंस में? वो ये कहता है कि दैन द लवर क्लेम्स दैट इज बिलव्ड साइज, कि मेरी महबूबा की जो आंखें हैं और सो पावरफुल, इतनी ताकतवर हैं, दैट द शाइनिंग, कि वो जो शाइनिंग है, दैट दे कैन मेक, दैट द शाइनिंग दैट कैन मेक द सन ब्लाइंड, कि वो अपनी शाइनिंग से, और सो पावरफुल दैट शाइनिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही, स्टूडेंट्स में ज़रा देख लूँ। देन द लवर क्लेम्स दैट इज हिज बिलव्ड आइज आर सो पावरफुल दैट, दैट के बाद ये शाइनिंग आप हटा दें लफ्ज़ दैट, जो कि ये यहाँ पे नाउन क्लास इस्तेमाल हो रही है, तो आप ये शाइनिंग लफ्ज़ हटा दें और ये डैट भी हटा दें, तो दैट दे कैन मेक द सन ब्लाइंड, कि वो तो सूरज को अंधा ही कर देंगी। यानी शायर कहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ग्रहण लगा सकता हूँ, और कहता है कि मेरी महबूबा जो है अगर वो तुम्हारी तरफ देख ले तो वो उससे तुम क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, क्योंकि मेरी महबूबा का जो चेहरा है वो इतना रोशन है और उसकी आंखों के अंदर इतनी चमक है कि वो तुम्हें क्या कर देगी, ब्लाइंड कर देगी। अब यहाँ पे सारी बात है कि ये एग्जेजरेशन की टेक्निक इस्तेमाल की है पोइट ने, और एग्जेजरेशन की टेक्निक आप समझते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, तो ये खूबसूरती है जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री की। मोर ओवर ही चैलेंजेस द सन, वो सूरज को चैलेंज करता है, दैट इट कैन नॉट फाइंड बोथ द इंडियंस, और कहता है कि यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैं ये बताया हुआ है कि वो शायर जो उसको चैलेंज करता है और उसको चैलेंज देता है कि तुम जाओ और पूरी दुनिया घूम के आओ और मुझे आके बताओ कि वो जो दोनों इंडिया, यानी एक ईस्ट इंडिया है, जो हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, एक ईस्ट इंडिया है और एक वेस्ट इंडिया है। वेस्ट इंडीज़ आप जानते हैं एक क्रिकेट टीम भी है वेस्ट इंडीज़ की, तो दुनिया में ये दो इंडियाज़ यानी हैं, एक वेस्ट इंडिया है और एक ईस्ट इंडिया है, तो दोनों पूरी दुनिया में मशहूर हैं, एक अपने मसाला जात की वजह से, यानी ये जो स्पाइस जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया, ये इसमें ये स्पाइस को रिप्रेजेंट करता है, ये मसाला जात की वजह से मशहूर है, एंड द गोल्ड माइंस, और ये जो है ये सोने की जो कानें हैं, जो मेटल्स हैं वहाँ पे जो पाई जाती हैं, मुख्तलिफ धातें पाई जाती हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करता है वेस्ट इंडीज़। कहता है कि जाओ और जाके देखो फिर मुझे आके बताओ कि क्या दोनों इंडिया तुम यहाँ उन्हें छोड़ के आए तो वो वहीं मौजूद हैं, या मेरी महबूबा की शक्ल में, की सूरत में, या मेरे साथ मेरे बेडरूम में सिमटे हुए लेटे में मौजूद है। और कहता है कि तुम दोनों इंडियाज़ कहीं नहीं पा सकते, यानी गोल्ड वाला इंडिया और मसाला जात वाला इंडिया, एनी वेयर अदर दैन इन देयर बेडरूम, यानी मेरी बेडरूम के साथ तुम्हें दुनिया में कहीं ये जो इस तरह के इंडियाज़ नहीं मिलेंगे। और द लवर एंड इज लेडी, जो लव, और क्योंकि उसका वो जो आशिक है और उसकी जो महबूबा है उसकी जो लेडी लव है, रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी शायर ये तासुर देना चाहता है कि दुनिया जान की जितनी भी जो दौलत है या दुनिया जान के जितने जो जायके हैं वो सारे के सारे जो है वो सिमट कर उसकी महबूबा की शक्ल में उसके बेडरूम में मौजूद है। इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में द पोएट क्लेम्स दैट, शायर एक बार फिर दावा करता है, दैट इज बिलव्ड्स, कि उसकी जो महबूबा है रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरी महबूबा ऐसे है जैसी पूरी दुनिया की रियासतें हों, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया की रियासतें सिमट गई हैं मेरी महबूबा में, उसको रिप्रेजेंट करती है। एंड ही रिप्रेजेंट्स ऑल द किंग्स ऑफ दी स्टेट्स, और शायर खुद या आशिक खुद जो है रिप्रेजेंट करता है इन रियासतों के तमाम बादशाहों को। द पोइट आल्सो क्लेम्स दैट ऑल द प्रिंस एंड क्वींस, के जितने भी दुनिया के प्रिंस हैं और जो क्वींस हैं, किंग्स हैं, प्रिंसेसेस हैं ऑफ द वर्ल्ड, ओनली कॉपी एंड इमिटेट दैम, वो सिर्फ उनको कॉपी करते हैं और इमिटेट करते हैं, यानी वो ओरिजिनल हैं, वो असल हैं, असल, और बाकी जितने भी प्रिंस और प्रिंसेसेस हैं वो सारे के सारे उन्हें कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, देयर रोल। ऑल द ऑनर, और जितनी भी इज्जत है उनकी सारी की सारी असल इज्जत के मालिक ये हैं, और बाकी जितने भी प्रिंस और प्रिंसेसेस जो शान व शौकत, जाहो जलाल, ऑनर, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो भी उनके पास है वो सारा का सारा क्या एक कॉपी है, मिमिक है, मिमिक कॉपी करना है यहाँ पे, कहता है कि उसकी नकल है, उसकी कॉपी है, उसकी मिमिक है। एंड ऑल द वेल्थ बिकम्स वर्थलेस बिफोर द राइज, और पूरी दुनिया की जो दौलत है उनके मोहब्बत के सामने अपनी क्या वर्थ खो बैठती है और वो वर्थलेस नज़र आती है, फजूल नज़र आती है। द पोएट क्लेम्स दैट, शायर ये दावा करता है, दैट सन इज नॉट एज हैप्पी एज ही एंड बिलव्ड, और शायर ये भी उसको कहता है सूरज को कि वो इतना खुश नहीं है जितने वो और उसके महबूबा
खुश है, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड हैज़ कंट्रैक्टेड इन देयर बेडरूम, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया सिमट गई है। कहाँ पे सिमट गई है? इन देयर बेडरूम, उनके बेडरूम में। और ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया, द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया जो है हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन टू देयर बेडरूम। इन द लास्ट पार्ट, इन द लास्ट, आखिर पे नज़म के अख्ताम पे अब हम देखते हैं कि शायर मजीद जो है वो क्या कहता है इस हवाले से। द वर्ड सजेस्ट, शायद तजवीज़ करता सूरज को टू कीप इट्स ओल्ड एज इन व्यू, कि वो अपने बुढ़ापे को मद्देनजर रखे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंजा है स्टूडेंट्स, बहुत शानदार जॉन डन के मेटाफिजिकल पोइट्री की ज़बरदस्त मिसाल है। और वो जॉन डन जो है वो कहता है कि अब तुम बूढ़े हो गए सूरज को, तुम अपने इस ओल्ड एज को मद्देनजर रखो, एंड टू डू ईजी टास्क, उसे कहता है कि बुढ़ापे को मद्देनजर रखो, और इस वजह से अब तुम ईजी टास्क किया करो, आसान काम किया करो, मुश्किल काम या मुशक्क़त वाले काम जो तुम ना किया करो। द पोएट आल्सो जस्ट द सन, शायद सूरज को यह भी तजवीज़ देता है टू शाइन एंड वार्म ओनली देयर बेडरूम, कि सूरज सिर्फ उनके बेडरूम को ही शाइन करे, रोशनी बिखेरे उसमें और उनको वार्म करे, क्योंकि सूरज का काम शाइन करना दुनिया को और वार्म करना है। इसीलिए अगर वो सिर्फ उनके बेडरूम को ही शाइन कर देगा और वार्म कर देगा, तो वो यूं ही समझ ले कि उसका जो दुनिया को गर्म करने और शाइन करने का जो काम है, जो फ़र्ज़ है, जो ड्यूटी है, वो समझो कि समझो अदा हो जाएगी। इन दिस वे इट्स ड्यूटी ऑफ शाइनिंग एंड वार्मिंग, और यूँ इस तरह की जो जो उसकी ड्यूटी है शाइनिंग करने की और वार्म करने की वर्ल्ड को, वुड बी ईजिली डन, वो बड़ी आसानी से सर अंजाम हो जाएगी। इट आल्सो शुड कंसिडर देयर बेड एज सेंटर, और कहता है कि तुम ऐसे समझ लो कि जैसे ये बेड जो है हमारे जो कमरे में पड़ा हुआ, जो बेडरूम में पड़ा बेड है, उसको अपना मरकज़ समझ लो, एंड वॉल्स ऑफ रूम एज स्फीयर, और उन दीवारों को मदार समझ लो। तो जैसे मुख्तलिफ सियारे जो है वो मदारों के गिर्द जो है सूरज को सेंटर बनाकर मदारों में गर्दिश करते हैं, ऐसे ही वो तजवीज़ देता है कि तुम जो है दीवारों के साथ साथ यानी मूव करते रहो, इसको अपना मदार समझ लो, और साथ ही साथ जो है वो जो बेड है इसको सेंटर समझ लो, और यूँ जो है ये तुम ये वर्किंग करते रहो, और यूँ समझना कि जैसे तूने पूरी दुनिया के अंदर ये सारा काम कर डाला है। तो यूँ जॉन डन की ये ज़बरदस्त एक पोएम है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर उसने मेटाफिजिकल पोइट्री की एक लाजवाब किस्म के जो कॉन्सीट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, एक्सटेंडेड इमेज सूरज के हवाले से इस्तेमाल किया है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारा ये जो मटेरियल है, ये जो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए, इसकी आपकी जो इंग्लिश का जो लेवल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ आपके लिए। मुश्किल डिक्शन में इस्तेमाल नहीं करता, मैं एक्टिव के जुमले इस्तेमाल करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि पैसिव वॉइस के जुमले जो हैं वो कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात इनको समझने में उनको दिक्कत होती है। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।